नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन का रोल जो दिख रहा है उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि चीन अभी काफ़ी आक्रामक मुद्रा में न सिर्फ भारत के साथ बल्कि पूरे विश्व में, चाहे वो पश्चिमी यूरोपीय देश हो या अपने अन्य पड़ोसियों के साथ, काफ़ी आक्रामक नीति का पालन कर रहा है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि चीन क्यों इतना आक्रामक है। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो आज का जो परिचर्चा है उसका जो शीर्षक है वो चीन इतना आक्रामक क्यों है। आज चीन इतना आक्रामक आज क्यों है, आज इतना चीन आक्रामक नीति क्यों अपनाए हुए है, इस पे आज हम लोग हर पहलू से चर्चा करेंगे और भारत के विशेष संदर्भ में इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें चीन काफ़ी सक्रिय है। और प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि चीन के संदर्भ में विभिन्न देशों के द्वारा कुछ न कुछ या तो कोई बयानबाजी हो रही है या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कुछ कार्रवाई चल रही है। कुछ कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं कि चीन के द्वारा जो या तो उसके पड़ोसी देशों के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा जो उससे संबंधित है, कई बयानबाजी और उस पर कुछ कार्रवाई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी चीन द्वारा ऐसी क्या गतिविधियाँ, कौन सी गतिविधि चीन अपना रहा है जिसके कारण पूरे विश्व में लगभग महत्वपूर्ण देशों में वो उसकी आंखों का किरकिरी बना हुआ है। चीन उनकी आंखों का किरकिरी क्यों बना हुआ है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है आज के वैश्विक परिदृश्य में। तो हम लोग देख रहे हैं कि विगत 2-3 दिन पहले हम देखे थे कि अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में जो बंदरगाह है, क्या नाम है, जो एक वाणिज्यिक दूतावास है, किसका है, तो चीन का वाणिज्यिक दूतावास था, जिसको अमेरिका ने बंद करने का आदेश दिया। कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI, उसका आरोप था कि ये चीनी दूतावास के कर्मचारी अमेरिका का जासूसी में संलिप्त हैं। तो ये इसी कारण जो चीनी दूतावास को बंद करने का एक आदेश अमेरिका के द्वारा जारी किया गया। अब उसी के प्रतिरोध में या उसका जवाब देने के लिए चीन भी अपने एक चेंगडू शहर में जो अमेरिका का दूतावास था उसका भी वीज़ा, उसका भी जो लाइसेंस रद्द कर दिया। चीन के द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया चेंगडू शहर में। तो ये जो एक्शन और उसका रिएक्शन अमेरिका के साथ चला। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि चीन जो है वो भारत के संदर्भ में भी काफ़ी एग्रेसिव है। और उस एग्रेशन के कारण भारत सरकार ने भी चीन के खिलाफ कई प्रतिबंधों को लगाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई की गई है वो था कि 59 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 59 चीनी ऐपों पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और अभी हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय किया, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है उसने यह निर्णय किया कि किसी भी सरकारी ठेके में चीन की कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी ठेकों में चीन की कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ और साथ में कोई भी सरकारी खरीद होगा, यानी सरकार कोई भी सरकारी खरीद करेगी तो उस पर चीन से वो खरीद नहीं होगी। ये भी एक निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है भारत सरकार भी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चीन के द्वारा लद्दाख में जो गलवान घाटी क्षेत्र है उसमें काफ़ी आक्रामकता दिखाई जा रही है, बहुत आक्रामकता है ना। भारत लगातार बातचीत की प्रक्रिया से इसको समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन लगातार आक्रामक है। वो कई बार आश्वासन देकर भी सैनिकों को पीछे नहीं कर रहा है।
ये भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और भारत भी अपनी सेना को वहाँ सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। तो चीन सीमा पे काफ़ी एग्रेसिव है। हम लोग देख रहे हैं कि विगत 4-5 दशकों के बाद चीनी सैनिकों ने हिंसक झड़प किया भारत के सैनिकों के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण, इतना एग्रेसिव चीन इधर 4-5 दशक से नहीं था, तो आज ये काफ़ी एग्रेसिव है चीन। तो अब हम देख रहे हैं कि क्यों इतना चीन एग्रेसिव है, चीन का एग्रेशन का क्या कारण है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो प्रसार हुआ पूरे विश्व में कोरोना वायरस का, तो उसमें कहा जा रहा है कि चीन की भूमिका काफ़ी संदिग्ध रही। और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, मतलब कि सारे जो भी देश हैं वो चीन को इस कोरोना वायरस को प्रसार के लिए उत्तरदायी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने सही जानकारी दुनिया को उपलब्ध नहीं कराई, इसी कारण कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया, ये पेंडेमिक हो गया। अब चीन को लग रहा है कि हम यहाँ अलग थलग पड़ रहे हैं, तो चीन ने अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी को अपनाया है और वो लगातार न सिर्फ भारत के साथ, वो लगातार अपने को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहा है। कई अपने कार्रवाइयों के द्वारा चीन अपने को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहा है। एक कारण ये बन रहा है कोरोना वायरस का प्रसार, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि चीन इतना एग्रेसिव क्यों है, तो चीन ने अभी हाल ही में हांगकांग जो चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, हांगकांग एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें चीन का प्रभाव है, तो हांगकांग में जो चीन का अभी चीन सरकार द्वारा हांगकांग में जो एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया। अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हांगकांग के बारे में थोड़ा समझें कि हांगकांग चीन का क्षेत्र था, मतलब पहले ब्रिटेन का क्षेत्र था। और आप लोगों को अगर पता है कि 1 जुलाई 1997 को जो हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा चीन को सौंपा गया, लेकिन वो चीन उस पर नियंत्रण तो है लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं है। वो चीन के अधिकार क्षेत्र वाला एक स्वायत्त क्षेत्र है, एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो कि जिस पर चीन का अधिकार है, लेकिन वो उसकी स्वायत्तता है, अपनी स्वायत्तता है, अपना कानून है, अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि चीन का जो अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग है, वहाँ पे चीन द्वारा 1 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया। अब देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक तरह से हांगकांग के स्वायत्तता को चुनौती देने वाला कानून है। अब पहले हम लोग समझ लें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के स्वरूप वहाँ के नागरिकों या वहाँ रहने वाले लोगों की कौन कौन से अधिकार सीमित होंगे। तो देखिए, अगर पहले जो था कि चीन का जो स्थानीय कानून वहाँ का स्थानीय प्रशासन चलाता था, वहाँ चीन का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ विदेश रक्षा और संचार को छोड़कर सारी जो सत्ता थी वो स्थानीय प्रशासकों के हाथों में थी। लेकिन अब चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के माध्यम से वहाँ अपना हस्तक्षेप को बढ़ाया है। और इस हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का जो महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं या जो उसकी धाराएं हैं, तो उसमें पहला जो महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अगर मिलता है, अगर वो संलिप्त रहता है, तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। और देख रहे हैं कि अभी हांगकांग में काफ़ी स्वाधीनता संबंधी चीन से अलग होने के लिए काफ़ी विरोध प्रदर्शन वगैरह चल रहा है लोगों के द्वारा, तो ये सब लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। उनको आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कानून उन पर लागू होगा और वो सब आजीवन कारावास के भागी रहेंगे। अब दूसरा महत्वपूर्ण इसमें जो कानून का जो
धारा है जिसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उस पर हांगकांग की स्थानीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। हांगकांग की जो स्थानीय सरकार है उस पर कोई नियंत्रण उस पर नहीं होगा, सीधे वो चीन से संचालित होगा, बीजिंग से संचालित होगा। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें कानून का जो ये धारा है, इसमें स्थानीय प्रशासन में चीनी हस्तक्षेप बढ़ेगा इस कारण, और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, जो भी आज लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, इसके बिना लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी चीन बाधित करने का इस कानून के माध्यम से प्रयास कर रहा है। तो एक महत्वपूर्ण जो हांगकांग के में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको दबाने के लिए, और हांगकांग में विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे विश्व में चीन विरोधी भावना काफ़ी, तो इससे भी ध्यान भटकाने के लिए या अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए चीन यहाँ प्रयास कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कोविड का चाहे मामला हो, चाहे हांगकांग का मामला हो, इन सब मामलों में चीन की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस आलोचना से बचने के लिए चीन पश्चिमी देशों एवं अपने पड़ोसियों के साथ सभी मोर्चों पर आक्रामक नीति अपना रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका विश्लेषण भी आवश्यक है। तो ऐसा करने के पीछे चीन की क्या, तो चीन का जो आक्रामक नीति है, उस आक्रामक नीति का एक महत्वपूर्ण जो पहलू उभर के सामने आया है कि दुनिया के कई बड़े देश और उसके पड़ोसी चीन के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत के समेत कई विश्व के देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे ताइवान हो, इस पे अपना नीति का समीक्षा कर रहा है कि भाई चीन के साथ अपनी नीतियों, अपने संबंधों को, आर्थिक चाहे सामरिक संबंधों को कैसे रखा जाए, क्योंकि चीन बहुत अग्रेसिव है, चीन बहुत आक्रामक है। अपने आक्रामक नीति के कारण वो सभी देशों को प्रभावित कर रहा है, सभी देशों की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है। तो इस कारण हम देख रहे हैं कि अमेरिका सहित सभी देश चीन के साथ अपने संबंधों को समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, और चीन को लगातार आर्थिक क्षेत्र में झटका लग रहा है। अब हम देख कैसे लग रहा है, यहां हम लोग को महत्वपूर्ण है। तो चीन के साथ जो व्यापार को सभी देश अपना सीमित करते जा रहे हैं। भारत इसमें देख रहे हैं कि भारत ने भी कई शुरू में मैंने बताया कि भारत द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए कि चीनी कंपनियों को यहाँ के सरकारी ठेकों या टेंडरों में भाग नहीं लेना, चीन से कोई सरकारी खरीद नहीं करना, या चीन के 59 ऐपों पर प्रतिबंध लगाना, चाहे अमेरिका द्वारा ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करना। ये कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घट रही हैं और चीन के साथ संबंधों में लगातार ये उसको परिभाषित या फिर से पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया में चीन विरोधी भावना, चीन के विरोध में जो भावना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और ये भावना लगभग 1989 के थिएनमेन चौक में जो कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसी के समकक्ष है या उस समय के बराबर है चीन विरोधी। क्योंकि 1989 में अगर आप लोग को नहीं पता हो तो चीन में एक लोकतांत्रिक आंदोलन छात्रों के द्वारा चलाया गया था, और बीजिंग के थिएनमेन चौक में कहा जाता है कि उस समय लाखों की संख्या में छात्र मोर्चाबंदी कर बैठे हुए थे, धरना पे बैठे हुए थे, निशस्त्र थे। वे लोग किसी तरह का हिंसक गतिविधि नहीं कर रहे थे, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना के द्वारा रातों रात वहाँ पे नृशंस तरीके से लाखों की संख्या में मौजूद छात्रों का दमन किया गया। चूंकि चीन का मीडिया प्रतिबंधित है, चीन से कोई न्यूज़ हम लोग को क्लियर मिलता नहीं है, एक तरह से वहाँ अप्रत्यक्ष तानाशाही ही है। तो कहा जाता है कि हजारों की संख्या में छात्रों को टैंक की गोलियों से भून डाला गया।
तो उस समय की जो परिस्थिति थी चीन के विरुद्ध पूरे देश में, तो उसके बाद चीन लगभग 30 वर्षों तक ज़्यादा आक्रामक नीति नहीं अपनाया। वो सभी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में लगा हुआ था। और इस संबंध में हम देखते हैं कि चीन रक्षात्मक दृष्टिकोण से आर्थिक नीति पर अपना ध्यान दे रहा था, है ना। लेकिन अभी वर्तमान का जो परिदृश्य है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट सरकार है, शी जिनपिंग लगातार अपने शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर उनका प्रभाव लगभग बढ़ता जा रहा है। उनके अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल को उन्होंने बिना किसी सीमा के बढ़ा लिया है। और चीन के अंदर भी काफ़ी घरेलू दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव आप देख ही रहे हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे वो हांगकांग का मामला हो, चाहे वो भारत के साथ सीमा का मामला हो। चीन लगातार दबाव में है और चीन को ये अपने आप को सिद्ध करना है कि उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो श्रेष्ठ है। जो दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से उसकी राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। और चीन इसको प्रूव करने के लिए वो तर्क दे रहा है कि जहां पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो ऐसे में चीन उसको नियंत्रित कर लिया है। वो अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से दिखा रहा है कि कोरोना पे चीन द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। और उसका मानना है कि कोरोना पे जो चीन के द्वारा प्रबंधन, चीन सरकार जो प्रबंधन किया गया वो श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। और यहां देखने में मिल रहा है कि ये कोरोना वायरस से भारत समेत पूरे विश्व की, चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो, सभी अभी उस पर नियंत्रण करने के लिए जूझ रहे हैं। और चीन अपने आप को दिखा रहा है कि मैंने उस पर नियंत्रण कर लिया। और इसके माध्यम से चीनी मीडिया अपने व्यवस्था को श्रेष्ठ साबित करने में लगी हुई है। तो यहां चीन को यह दंभ हो गया है कि हम अपनी व्यवस्था को श्रेष्ठ साबित करें। और यही वो समय है जिसमें हम आक्रामक नीति के कारण पूरी दुनिया में अपना हैसियत को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण है कि जो घरेलू मोर्चे पर चीन के साथ जो दबाव है, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण है कि हांगकांग। अब हांगकांग में पिछले 1 वर्षों से चीन में से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए वहां के लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और उस प्रदर्शन में कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी दबाव में है। अब ये क्यों वहाँ प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि पिछले वर्ष हुए हांगकांग के स्थानीय चुनाव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जबरदस्त हार हुई है। और इस कारण चीनी शीर्ष नेताएं, जो नेता लोग हैं, वो बौखला गए हैं। अब उनको लग रहा था कि उनका हांगकांग उनके हाथों से निकल जाएगा। और इस कारण वो हांगकांग में अपना पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिए, जिसके कारण हांगकांग में चल रही लोकतंत्र प्रदर्शन और अधिक विकराल रूप धारण कर रहा है। और चीन के अंदर भी काफ़ी सुगबुगाहट है। चीन के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापना करने के लिए लोगों के अंदर काफ़ी उबाल है, जिसको चीन अपनी शक्ति, अपनी सेना के माध्यम से दबाए हुए है। अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि चीन विगत दिनों में भारत के साथ भी लगातार, भारत के संबंध में भी चीन लगातार सीमा विवाद को हवा दे रहा है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण जो लद्दाख के गलवान क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ चीन भारत के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के पर उतारू हो गया। देखिए, चीन के साथ सीमा विवाद लगातार होता रहा है। हम देखें डोकलाम इशू में भी 2014-15 में 16 में जो उस समय इशू हुआ था, तो उस समय भी काफ़ी गतिरोध उत्पन्न हुआ था, लेकिन कोई हिंसक झड़प नहीं हुई थी। लेकिन इस बार चीन बहुत एग्रेसिव है, बहुत आक्रामक है। वो भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प कर लिए, कहाँ? गलवान घाटी में। और इस झड़प में हम लोग को पता है कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। 20 सैनिक शहीद हो गए। चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की मीडिया स्वतंत्र है, तो यहाँ सारा न्यूज सामने आता है। लेकिन कहा जाता है कि चीन के भी 40 से 50 सैनिक वहाँ हताहत हुए हैं, उनकी मौत हुई है। लेकिन चीनी मीडिया उसको लगातार छुपा रहा है, जिस कारण चीन अपने देश में भी दबाव का सामना कर रहा है।
अब एक महत्वपूर्ण है दक्षिण चीन सागर। अब दक्षिण चीन सागर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको देखिए दक्षिण चीन सागर क्षेत्र को मैं मैप से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि दक्षिण चीन सागर क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्षेत्र जो है दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है, यहाँ पे जो दक्षिण चीन सागर क्षेत्र है और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस क्षेत्र में चीन का कहना है कि ये पूरा दक्षिण चीन सागर मेरा है। इसके आसपास जो भी वियतनाम, फिलीपींस आदि देश हैं उन सारे व्यापार उसी दक्षिण चीन सागर के माध्यम से हो रहा है। लेकिन चीन लगातार ये दावा कर रहा है कि ये क्षेत्र मेरा है। संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पे वो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं चीन के द्वारा, उसके माध्यम से दक्षिण चीन सागर पे वो अपना दावा कर रहा है। अब दक्षिण चीन सागर पर चीन के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, इस कारण भी जो उसके पड़ोसियों के साथ उसकी लगातार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया आदि शामिल हैं। और ये टकराव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, तो इस टकराव के कारण भी उसके पड़ोसी उससे काफ़ी नाखुश हैं। और इस टकराव में अमेरिका फिलीपींस के माध्यम से या जापान के माध्यम से वो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का ही व्यापारिक हित इसमें जुड़ा हुआ है। और फिलीपींस में अमेरिका का सैनिक अड्डा भी आप लोग जानते हैं, स्थायी सैनिक अड्डा है, तो वहाँ से वो चीन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण देश है ताइवान। ताइवान अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानता है, लेकिन चीन जो है ताइवान पे वो भी अपना वन चाइना नीति के तहत उस पर कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। और चीन ताइवान के बीच भी कई विवाद इसके कारण उत्पन्न होते रहे हैं। तो इस कारण चीन ताइवान पर अपने सैन्य को धमस को दिखाने के लिए रात में सैन्य अभ्यास किया, जिसके कारण ताइवान में भी काफ़ी आक्रोश है। तो अपने ताइवान के साथ भी चीन का काफ़ी खराब संबंध है। उधर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन ने लगातार ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे रही है कि आपके उत्पादों को हम बैन कर देंगे, चाहे वाइन हो, चाहे बीफ हो, चाहे जौ हो, या वहाँ के छात्रों को का भी बहिष्कार करने की धमकी दिया है ना। तो यहाँ भी चीन अपने आक्रामक नीति के कारण ऑस्ट्रेलिया को भी नाराज कर रहा है। अब देखिए नेपाल के साथ भी चीन जो काफ़ी सक्रियता दिखा रहा है। देखिए नेपाल में अभी कम्युनिस्ट सरकार है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में किया था इसको नेपाल के साथ संबंधों के संदर्भ में। तो हम देख रहे हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार है, और कम्युनिस्ट सरकार जो वहाँ प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली जी काफ़ी चीन से निकटता स्थापित कर रहे हैं। और अभी जो केपी शर्मा ओली घरेलू मोर्चे पर भी घिरे हुए हैं। उनके जो सहयोगी हैं उनके पार्टी में हैं, जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड जी काफ़ी आक्रामक है ओली जी के विरुद्ध। और केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री का पद भी अभी काफ़ी दुविधा में है कि उनकी पद जा सकती है। इस कारण चीन चाहता है कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने रहें। और इस कारण चीन में जो नेपाल में जो चीनी राजदूत हैं हो यांकी, देखा जा रहा लगातार नेपाली नेताओं के साथ वो बैठकें कर रही हैं। इस समस्या नेपाल के राजनीतिक स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है, यानी कि चीन के पक्ष में संभालने का प्रयास कर रही है कि किसी तरह केपी शर्मा ओली की कुर्सी बच जाए। और नेपाल में जो चीन अति सक्रिय है, इसके कारण भी भारत जैसे पड़ोसी देशों को काफ़ी चिंता बढ़ रहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश में कोई देश इतना सक्रिय हो वहाँ के आंतरिक राजनीति में, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चिंता बढ़ा रहा है चीन की आक्रामक नीति का। अब हम देखते हैं कि चीनी आक्रामक नीति जो अपना रहा है उसका क्या वैश्विक परिदृश्य में परिणाम आ रहा है। जो चीन के द्वारा जो आक्रामक नीति अपना रहा है, तो उसका वैश्विक परिणाम क्या दिख रहा है, तो उसको हम देखते हैं। तो उसका एनालिसिस करते हुए हम देखते हैं कि चीन की आक्रामक नीति के कारण जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, अब हिंद प्रशांत क्षेत्र हम मैप से फिर समझते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कहाँ है। तो ये जो क्षेत्र है, जो चीन के आसपास का जो ये क्षेत्र है, जो चीन के साथ व्यापारिक, ये देखिए यहाँ है, ये देखिए ये जो ये क्षेत्र है, इसमें देखिए भारत भी यहाँ शामिल हो जाता है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये क्षेत्र है, ये काफ़ी, ये प्रशांत क्षेत्र है, ये हिंद क्षेत्र है, ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसमें चीन के प्रभाव के कारण ये सभी देश जो इस क्षेत्र में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, ये सभी देश
चीन की इस नीति के कारण यहाँ चीन को, तो इस आक्रामक नीति के कारण जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, और इस क्षेत्र में ये अमेरिका भी है, भारत भी है, तो वो अपने रणनीति को मजबूत करने पर मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से चीन को रोका जाए, चीन की आक्रामक नीति को कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उस समय अमेरिका खुलकर भारत के पक्ष में आया था, खुलकर भारत के पक्ष में आया था। और चीन के आक्रामक नीति के परिणाम स्वरूप भारत, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सीमित करने का कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अभी हाल ही में चीन के साथ जो एफडीआई चीन से आता है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, उसको बंद कर दिया है। मैंने पहले ही बताया कि सरकारी टेंडरों में चीनी कंपनियों के जो निवेश था, निवेश को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। और भारत सहित यूरोपीय यूनियन और अमेरिका चीनी ऐपों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन के द्वारा इन ऐप के माध्यम से जासूसी की जा रही है, आंकड़ों का एकत्रण किया जा रहा है, विभिन्न देशों का आंकड़ों का एकत्रण अवैध तरीके से किया जा रहा है, तो इस ऐप को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब देखिए, वन चाइना पॉलिसी के तहत जो ताइवान क्षेत्र है, वन चाइना पॉलिसी के तहत जो चीन जो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन अभी हाल ही में देखें तो WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो ताइवान को ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया। अब स्वतंत्र स्टेट के रूप में एक ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में किसी देश को अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो वो चीन के लिए एक धक्के का समय, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। तो इस कारण चीन को एक बहुत महत्वपूर्ण धक्का है ये, है ना, कि ताइवान को भी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अलग से उसको मान्यता दी गई। और इस कारण जो सारे विश्व के महत्वपूर्ण देश हैं वो चीन के साथ अपनी नीतियों को फिर से निर्धारित कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, भारत सहित चीन के जो पड़ोसी हैं वो चीन की इस आक्रामक नीति से काफ़ी आशंकित हैं। चीन की जो आक्रामक नीति है उससे काफ़ी आशंकित है। चीन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों को या अपने पड़ोसियों को नाराज करता रहे। अपने कदम के माध्यम से अमेरिका तथा और उनके जो पड़ोसी है, चाहे पश्चिमी जो देश है, उसको नाराज लगातार कर रहा है। उसको ये चिंता नहीं कि उससे उसको काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, काफ़ी आर्थिक। अभी देखिए भारत के संदर्भ में भारत ने भी कई प्रतिबंध लगाए, अमेरिका द्वारा भी, कई ऑस्ट्रेलिया द्वारा, यूरोपीय कंट्री द्वारा। तो इन प्रतिबंधों को वो परवाह नहीं कर रहा है। उसकी अभी नीति है कि वो किसी तरह पूरे विश्व पे अपना दबदबा कायम करे। इन परिस्थितियों में जब पूरा विश्व में चीन चारों ओर से घिरा हुआ है, चीन जो इतना आक्रामक नीति अपना रहा है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला है कि क्यों इतना आक्रामक नीति अपना रहा है। तो चीन, हम लोग जानते हैं कि चीन दुनिया की आज अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सैन्य ताकत में भी महत्वपूर्ण है। चीन काफ़ी मजबूत है और इस कारण उसको काफ़ी अपने आप पर भरोसा या घमंड है कि हम पूरे दुनिया को अपने अनुसार, दुनिया में एक महाशक्ति हम बन जाएंगे। इस कारण वो आक्रामक नीति को अपना रहा है। परंतु इसके पीछे की जो पर्दे के पीछे कुछ अन्य वास्तविकता भी है जिस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे चीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर घिरा हुआ है। अभी वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर घिरा हुआ है, और वो अपने घरेलू मोर्चे पर अपनी छवि को सुधारने के लिए राष्ट्रवाद को हवा दे रहा है। यानी कि चाइनीज फर्स्ट, चाइनीज बेस्ट, इस तरह का जो चाइना के लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, चाइना सब की
जो राजनीतिक प्रणाली सबसे श्रेष्ठ है, चाइना की आर्थिक नीति श्रेष्ठ है, तो इसको वो बहुत मजबूती से हवा दे रहा है ताकि लोगों का ध्यान, अपने स्थानीय जनता का ध्यान को भटका सके। अब देखिए, आर्थिक मोर्चे पर भी, घरेलू आर्थिक मोर्चे पर भी चीन लगातार पिछड़ रहा है। अब चीन का जो विकास दर है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है और वहाँ की बेरोजगारी दर भी लगभग 10% के आसपास पहुँच गई है। वहाँ के लोगों की जो मासिक इनकम है वो भी 10 रेनबीनी यानी चीनी मुद्रा है, रेनमी भी, उससे जो कि लगभग 10,670 रुपये पड़ता है लगभग भारतीय मुद्रा के अनुसार, तो उसके आसपास आ गई है, जो गिरता जा रहा है। और इसी तरह ताइवान का जो मजबूती से जो ताइवान उभर रहा है और उसको, ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है, जिसके कारण भी चीन के घरेलू मोर्चे पर काफ़ी आक्रोश है। और ताइवान के राष्ट्रपति, जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, साई इन वेंग ने लगातार चीन को चुनौती दिया है कि वो ताइवान को दूसरा हांगकांग नहीं बनने देंगे। ताइवान पे कोई तरह का चीनी अगर हस्तक्षेप वाला कार्रवाई करता है तो ताइवान इसका मजबूती से प्रत्युत्तर देगा। ये ताइवानी राष्ट्रपति साई इन वेंग ने खुली चैलेंज किया है चीन को, खुला चैलेंज। अब चीन जैसा मजबूत देश को अगर कोई चैलेंज करे तो उसके ईगो पे हर्ट कर रहा है ये। और चीन को लग रहा है कि अब इन सब परिस्थितियों में वो कैसे अपने आप को मजबूत साबित करे। तो इसके लिए चीन लगातार भारत के साथ सीमा विवाद को तुल दे रहा है, दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा रहा है वो लगातार, या पश्चिमी देशों को कई अपनी नीतियों के कारण नाराज कर रहा है। और इस तरह से वो अपने कई विवादों को उभार कर अपने देश में सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो अपने देश में सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब देखिए, चीनी जो आक्रामक नीति है उसके परिणाम स्वरूप हिंद प्रशांत क्षेत्र में एवं दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इससे भी नज़रअंदाज इस बात को नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका चाहता है कि वो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करे और अमेरिका को एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी मिल गया है। अब डायरेक्ट देखिए, आमने सामने है अमेरिका और चीन। तो चूंकि चीन की आक्रामक नीति से इसके पड़ोसी लोग काफ़ी परेशान हैं, तो वो अमेरिका को एक मौका मिल गया कि वहाँ वो पहुँच सके। अब हाल ही में जो अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत है, जो 7वें बेड़े का हिस्सा है, यूएसएस निमित्ज अमेरिकी युद्धपोत है, ये दक्षिण चीन सागर में, फिलीपींस सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है। से भारत के साथ युद्धाभ्यास किया अंडमान निकोबार तट के पास, फिर वो फिलीपींस के पास युद्धाभ्यास किया, जापान के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है वो। तो ये दक्षिण चीन सागर और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, इसको मैप से हम लोग समझते हैं कि कैसे चीन, अमेरिका किन क्षेत्रों में अपना, ये देखिए, ये भारत के साथ यहाँ उन्होंने युद्धाभ्यास किया। यहाँ देखिए, ये क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे अमेरिका द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया उसके यूएसएस निमित्त के द्वारा। फिर वहाँ से ये लोग, देखिए, यहाँ से वो लोग आए और इस क्षेत्र में भी, जो इसको हम लोग दक्षिण चीन सागर क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर भी अमेरिका काफ़ी युद्धाभ्यास कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, जापान के साथ कर रहा है। तो ये सब कारणों से अमेरिका का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका का प्रभाव इन क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। और जो अमेरिका और चीन अब एकदम आमने सामने आ गए हैं कई मोर्चों पे। आर्थिक मोर्चे पे तो थे ही ट्रेड वार के माध्यम से, लेकिन कई सामरिक मोर्चे पर भी आमने सामने आ रहे हैं। और चूंकि चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है कि संपूर्ण दक्षिण चीन सागर उसका है, और अमेरिका इसका विरोध करता है, अमेरिका इसका विरोध करता है। तो चीन का जो आक्रामक नीति है, तो उससे भारत को भी काफ़ी खतरा है। भारत, चूंकि चीन जो भारत को सबसे बड़ा पड़ोस में प्रतिद्वंदी मानता है, पड़ोसी प्रतिद्वंदी में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत है, सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी भारत है, क्योंकि चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अगर चीनी हिमाकत का कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो वो भारत है।
तो अब भारत का इस समय क्या रोल होना चाहिए, भारत की सामरिक या राजनीतिक या कूटनीतिक नीति क्या होना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए अभी। अब भारत को इस नीति निर्धारण में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, काफ़ी सावधानी, क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। और अमेरिका का भी देखिए, यह महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका यह जानता है कि अगर चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसको अगर घुटनों पर लाना है तो भारत से का सहयोग के बिना अमेरिका उसको घुटनों पर नहीं ला जा सकता है। इसलिए अमेरिका अभी भारत को काफ़ी महत्व दे रहा है, बहुत ज़्यादा महत्व भारत अमेरिका संबंध में। और देखिए, अभी हाल ही में गलवान के मुद्दे पर भी अमेरिका खुलकर सामने आया और भारत का समर्थन किया। ट्रंप ने तो मध्यस्थता की भी बात की। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि अमेरिका काफ़ी तेजी से भारत की ओर झुक रहा है, लेकिन हम अगर अमेरिका को देखें तो वो हमेशा अपने हित को सबसे पहले, अमेरिका का यह सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने हित को सबसे आगे रखता है। और जब तक वो भारत से उसका हित सधता है तो वो भारत को काफ़ी तवज्जो देगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि हित नहीं है तो फिर वो उसको तवज्जो नहीं देगा। वो अमेरिका सबसे पहले अपने हित के अनुसार विदेश नीति तय करता है। तो भारत को भी चाहिए कि वो अपने हित का ख्याल रखे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अमेरिका के संरक्षण में चला जाए या अमेरिका का मोहरा बन जाए, अमेरिका का कठपुतली बन जाए। तो जो भी भारत की जो वैश्विक नीति निर्माताओं को, जो नीति निर्माता है भारत की, जो अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण करते हैं, तो उनको काफ़ी सतर्कता के साथ फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अब देखिए, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, और स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है, वो अपने आप को स्वतंत्र रखता है। गुट निरपेक्षता की नीति के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ा है, लेकिन भारत को चीन को ही बैलेंस करना आवश्यक है। तो भारत अमेरिका के साथ सहयोग करे, लेकिन उस सीमा तक ही सहयोग करे जहां की भारत की स्वतंत्र नीति किसी तरह से प्रभावित न हो और भारत अपनी स्वतंत्र नीति को मजबूती से आगे बढ़ा सके, है ना। तो उपयुक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि चीन जहां अपने आप को महत्वपूर्ण एक सैनिक और आर्थिक शक्ति समझ रहा है, एक तरफ चीन को लगता है कि वो बहुत मजबूत देश हो चुका है, चाहे वो सैनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे उनकी अपने राजनीतिक व्यवस्था को श्रेष्ठ मानकर, ये सब कारणों से चीन अपने आप को मजबूत समझ रहा है। तो दूसरी ओर चीनी कम्युनिस्ट जो सरकार है, वहाँ की सरकार है कम्युनिस्ट सरकार शी जिनपिंग के नेतृत्व में, वो जनता के जो समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है कि वो राष्ट्रवाद के माध्यम से चीनी जनता को अपने पक्ष में मोड़े, वहाँ कोई तरह का विद्रोह ना हो। एक तरह का राष्ट्रवाद को भी ऐसे भी अफीम कहा गया है। तो वहाँ चीन में है कम्युनिस्ट सरकार, लेकिन वो राष्ट्रवाद के माध्यम से वो विभिन्न मुद्दों से वहाँ की जनता का ध्यान भटकाकर वहाँ सहानुभूति प्राप्त करना चाह रहा है, सहानुभूति प्राप्त करना चाह रहा है। तो इस परिदृश्य में हम देखते हैं कि चीन की आक्रामक नीति के जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अपने आप को, अपनी सरकार को, कम्युनिस्ट सरकार को चीन में मजबूत करना, और दूसरा जो अभी अंतर्राष्ट्रीय संकट है महामारी के समय, वो अपने आप को विश्व परिदृश्य में एक मजबूत देश के रूप में या अपने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। तो देखिए, एक आरोप चीन के ऊपर लगातार लगता भी रहा है कि चीन जो कोरोना में जो चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ, वो कोई प्राकृतिक नहीं, एक कृत्रिम वायरस है। और ये आरोप लग रहा है कि इस वायरस के माध्यम से चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत इस वायरस का प्रसार किया और पूरे देश को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अभी ये पूरे देश में महामारी का रूप लिए हुए है। वर्तमान में पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में है, और उसका काफ़ी खामियाजा, चाहे वो आर्थिक खामियाजा हो या स्वास्थ्य संबंधी खामियाजा हो, पूरे विश्व इसका भुगत रहा है। तो चीन इससे अपने आप को, इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह भी माना जा रहा है कि चीन इसका तोड़ जानता है और अपने देश में
इसी तोड़ के माध्यम से, यानी उसके टीका के माध्यम से उसको नियंत्रित कर लिया है और पूरे विश्व को इसमें झोंक दिया है। तो और चीन का ये अपॉर्चुनिटी के रूप में चीन इसको ले रहा है कि ये एक अवसर है जिसके कारण पूरे विश्व में हम अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो भारत एवं विश्व के अन्य विकसित देशों को चाहिए या अन्य देशों को चाहिए कि चीन के इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दें, और चीन जो ये साजिश रच रहा है या उसके सरकार के द्वारा ये साजिश रचा गया है, उसका कड़ाई से और जहाँ तक संभव हो अपने अपने राष्ट्र हितों को मजबूत करते हुए सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े और चीन के इस आक्रामक नीति का मुंहतोड़ जवाब दें, ताकि चीन को भी समझ में आए कि साजिश से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं चलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए सभी देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। तो भारत को भी इस समय काफ़ी सतर्कतापूर्वक अपने नीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस वैश्विक महामारी को उस पर काम करते हुए, उसको नियंत्रित करते हुए चीन द्वारा जो सीमा पे संकट उत्पन्न किया गया है उसको भी टैकल करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि भारत सरकार इस पे काफ़ी मजबूती से इसका सामना कर रही है और हम इसी मजबूती के साथ आगे भी इस पे काम करते रहेंगे। तो आज का जो हमने एनालिसिस किया कि चीन इतना आक्रामक क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे चीन का जो नीति है या चीन का क्या सोच है, उसके चाहे वो वैश्विक हो जो या घरेलू हो, सभी मामलों पे हमने इस पर एनालिसिस किया। आशा है कि आप लोगों का संकल्पना या आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस पर कुछ मजबूत हुआ होगा इस लेक्चर के माध्यम से। इस पर अगर कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य इस पर सुझाव उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।